लेकिन उड़ान अभी बाकी है। और ये कहने के पीछे एक वजह है। आज मंच पर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उन तमाम महिलाओं का जो इस देश की आवाज देश की संसद में बन रही हैं, क्योंकि ये जो वहां से बोलती हैं उससे मुकद्दर हम सब का तय होगा, इस देश का तय होगा, औरतों का तो तय होगा ही। लेकिन महिला वोटर, आज जो हमने टॉपिक नाम रखा है ओ स्त्री चुनाव में रक्षा करना, दरअसल उसका मकसद ये है कि तमाम पार्टियों ने महिला सशक्तिकरण हो रहा है या विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन महिला वोटर्स को अपनी तरफ कैसे करना है इस पर सारा फोकस चला गया है। तो एक पहले आंकड़े के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि ये नंबर आपको बताएगा कि जेंडर गैप यानी पुरुष कितना वोट कर रहे हैं, महिलाएं कितना वोट कर रही हैं, वो फासला अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। तो वहां पर नजर डालिए उस तरफ, पुरुष और महिलाओं में जब आप 2024 तक पहुंचते हैं तो ये देखिए आंकड़ा कहां पर पहुंच गया है। सिर्फ 0.2% का अंतर बच गया है। 65.80% लोगों ने, पुरुषों ने 2024 के लोकसभा में वोट किया, तो वैसे ही 65.78% महिलाओं ने। तो सिर्फ 0.02% का गैप बना है। जो गैप आप देख रहे हैं 1962 में कितना ज्यादा था, 63% पुरुष और 46% महिलाएं सिर्फ वोट करते थे। अब अगला नंबर आपको दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने पहली लाइन क्यों कही थी। ये देखिए, लोकसभा में नारी शक्ति 1957 से लेकर आज 24 में इजाफा तो हुआ है, लेकिन हम 33% की बात करते हैं, लेकिन अभी भी नारी शक्ति लोकसभा में 13.6% ही है। अब अगला नंबर जो कि आपको और भी परेशान करेगा वो ये है कि चुनाव में महिलाओं को कम कामयाबी क्यों मिल रही है। ये जो आप चुनाव लड़ने वाली महिलाओं का आंकड़ा देख रहे हैं पर्पल में, और ऊपर में पिंक में है जीत मिली। तो अगर 2024 के चुनाव में 797 औरतों ने चुनाव लड़ा तो सिर्फ 74 को जीत मिली, यानी सक्सेस रेट कम हो गया है, जो आप लास्ट वाले ग्राफिक्स में देख रहे हैं। पहले 43.3 था 1967 में, 24 आते आते 9.3% महिलाओं की स्ट्राइक रेट हो गई है, सक्सेस रेट जिसे कहा जा सकता है। अब जो नंबर्स आएंगे वो आपको बताएंगे कि रेस में कौन आगे है पीछे है। तो दिखा दीजिए नंबर। इसी सवाल के साथ सवाल शुरुआत करेंगे। 2024 में महिला वोटर्स की पसंद एनडीए 43%, इंडिया गठबंधन 33%। इसीलिए रंजीता रंजन जी आप माइक उठा लीजिए और बताइए कि अभी भी महिलाओं की पहली पसंद एनडीए है। आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़कियों का, औरतों का साथ वैसे क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, ऑन है मैम, ये वॉल्यूम रेज कीजिएगा प्लीज। मेरी पार्टी ने दिया है, राज्यसभा में हूँ, और अनफॉर्चुनेट है कि अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो ये मेरी पार्टी की देन है, क्योंकि राज्यसभा में हूँ। इससे पहले लोकसभा में थी। प्रयास हर पार्टी का रहता है, और अभी हमारे अगर कितने सांसद हैं हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो परसेंटेज निश्चित तौर से गिरेगा। लेकिन अंजना जी, मैं भी एज अ वुमन, आप भी हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप बहुत बढ़िया से तेज़ तरार बोलती हैं। मेरी सारी बहनें बैठी हैं, और आज जब बोला कि वुमेन का एजेंडा है तो मैंने कहा आज हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम सब वुमेन हैं, और जो परसेंटेज है उसमें एक लड़ाई महिलाओं की हर फील्ड में ये चल रही होती है कि हम सबको पुश मिले, हम सब लोग आगे आए। तो मुझे लगता है इसके लिए हम सब साथ में हैं। और अभी आप कांग्रेस और एनडीए को बेहतर होगा छोड़ दें। अगर आप एनडीए की बात कर रहे हैं तो हम लोग वेट कर रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन का, जो अभी पिछले जब नया सेशन शुरू हुआ तो हम लोगों को एक लॉलीपॉप दिया गया था, तो 29 तक आएगा। हम होप कर रहे हैं, और उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सी वुमेन महिलाएं परसेंटेज का एनडीए का बढ़ता है या कांग्रेस का बढ़ता है। लेकिन मैं एक बात जोड़ूंगी कि महिला के इशू पे मैं ब्रॉड सोचती हूँ, बहुत बड़ा सोचना चाहती हूँ कि आप जो परसेंटेज दिखा रहे थे ना कि वजह क्या है, अगर 70-75 महिलाएं लड़ती हैं तो 9-10 क्यों जीत रही हैं। हमने उनको उतना कैपेबल नहीं बनाया है, हमने उनको बेसिक वो फील्ड नहीं दिया है, मैदान नहीं दिया है कि वो महिलाएं निकल के आए। अभी भी
अनफॉर्चुनेट है कि हमें अभी भी ये निकालना पड़ता है कि भाई उसकी पत्नी है तो दे देते हैं। अभी रिजर्वेशन भी आएगी तो बहुत सारे जो मेल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ये डर है कि हमारी ना चली जाए। तो हम लोग सब चाहते हैं कि कैपेबल हों। हमें उस लाइन में मत खड़ा करिए कि बेचारी, एक और लाइन में जोड़ के बंद दिखा रही है कि भाई हम लोग ये सोच रहे हैं कि जब रिजर्वेशन आएगी, मे भी आ जाए, भी होप कर रहे हैं हम लोग, तो मैं पर्सनल नहीं चाहती हूँ कि मैं वुमेन रिजर्व सीट से लड़ूं। मैं तो जनरल से लड़ना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती आपको ये चांस देना कि आप बोलें कि अरे आप तो वुमेन रिजर्व सीट से लड़के आए हैं। मुझे लगता है ये पार्लियामेंट में भी उठाने वाले हैं हम लोग कि रिजर्वेशन के साथ वुमेन को ये राइट हो कि वो जनरल सीट पे भी लड़ सकती हो। बट उसके लिए पार्टियों को टिकट देना होगा, वहीं पर सबसे बड़ी समस्या है। आपके पास बांसुरी जी माइक उठाइए। ये जो महिला वोटर्स की पसंद झारखंड में हम शुरू करते हैं, एक खतरनाक ट्रेंड जो एनालिस्ट मान रहे हैं वो है कि जहां पर फ्रीबीज दिया जा रहा है, क्या वहीं पर महिला वोटर्स उस पार्टी की तरफ जा रही हैं जो सत्ता में है? तो झारखंड का नंबर सबसे पहले आपको दिखाते हुए, क्योंकि यहाँ पर मैया योजना चला रहे थे हेमंत सोरेन, और वहां पर आप देखिए कि एनडीए को 38% मिला, लेकिन इंडिया गठबंधन जिसमें हेमंत सोरेन की पार्टी थी जेएमएम और कांग्रेस, वहां 45%। अब आप आ जाइए महाराष्ट्र में, जहां पे आप लोग लाड़की बहन योजना दे रहे हैं, वहां पर महायुति को 50% महिलाओं का वोट मिलता है और महाविकास अघाड़ी को 33%। हालांकि उन्होंने भी वादा किया था कि हम आएंगे तो ज्यादा पैसे देंगे। हरियाणा पहुंचिए, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी को 41% और कांग्रेस को 36% वोट मिला, 5% का अंतर है। अब ये दिक्कत है, ये जो ट्रेंड्स है, ये जो 3 राज्यों में भी पैसा दिया जा रहा है वो दिखा दीजिए जरा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। मध्य प्रदेश में 1250 रुपए, महाराष्ट्र में 1500 और झारखंड में 1000 रुपया पैसा दे के वोट लिया जा रहा है क्या? अंजना जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और देखिए, मुझे लगता है बहुत ही मायोपिक तरीका है इसको देखने के लिए। ये बिल्कुल भी फ्रीबी नहीं है, मैं इसको बहुत ज़्यादा स्पष्ट कर दूँ। आपने पहले एक सवाल पूछा कि एनडीए को क्यों प्रेफर कर रही हैं महिलाएं। वो इसलिए क्योंकि 2014 तक हम पूरे देश में बात करते थे महिला सशक्तिकरण की, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रेटरिक को आगे बढ़ाया, इस फिलॉसफी में प्रोग्रेशन हुआ। उन्होंने बात करी वुमेन लेड डेवलपमेंट की, यानी देश का सशक्तिकरण महिलाओं के नेतृत्व में। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट रहा है ऑन द वे जिस तरह महिला वोटर्स वोट करती हैं। रही बात ये, जब भी जैसे कि आपने देखा महाराष्ट्र हो गया, आपने हरियाणा की बात करी, आपने उड़ीसा में आने वाला है, जहां पर भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो रही थी, तो देखिए इतना मैं कह दूं, वुमेन लेड डेवलपमेंट महिलाओं के आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के बिना अधूरा है। क्योंकि जब भी आप एक महिला को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण उसका करते हैं, तो आर्थिक रूप से सशक्त महिला अपने आप एक पूरे परिवार को भी सशक्त बनाती है। सशक्त परिवारों से बनता है सशक्त समाज, और सशक्त समाज से बनता है सशक्त राष्ट्र। विकसित भारत की जो नींव रख रही है वो महिला शक्ति रख रही है। ये विकसित भारत का संकल्प सिद्धि तक महिला या मातृशक्ति के बिना अधूरा है। और इतना मैं आपको जरूर बोल दूं कि एनडीए की सरकार 2014 से लेकर अब तक 1 दशक में मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए और उनके उत्थान के लिए इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, जहां से सेक्स रेशो आप देखिए 1020 से लेके पर 1000 मेल्स बढ़ गया है। मैं अपनी बात को छोटे में करूं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इतनी सारी ये जो अलग अलग योजनाएं हैं, चाहे मुद्रा हो गया, चाहे उज्ज्वला योजना होगी जिसमें मुफ्त गैस सिलेंडर मिल रहा है, इन सबका एक सामूहिक इफेक्ट पड़ा है। जी, आपने खुद ही कहा कि महिलाओं को संसद तक पहुंचाना जरूरी है। 69 उम्मीदवार आपकी पार्टी ने दिए थे 24 में। मैं वापस आऊंगी इस सवाल के साथ, क्योंकि उसका अर्थ है 16%। तो आपकी पार्टी टिकट तो दे ही नहीं रही, तो आप लोग की चल रही है नहीं चल रही है उस पर आएंगे। प्रियंका जी माइक उठा लीजिए। आपकी पार्टी ने भी 2 महिलाओं को टिकट दिया था, यानी 10%। तो कितनी ईमानदारी पार्टियों के अंदर है। और मैं किसी एक पार्टी को पिकआउट नहीं कर रही हूँ। कांग्रेस ने 41 दिए थे, 13%, इन्होंने 16%, 40% उनका अच्छा है क्योंकि 2 आउट ऑफ 5 था एलजेपीआर का।
बट सवाल है कि टिकट देंगे नहीं तो संसद पहुंचेंगी कैसे? अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो आते आते पता नहीं, अभी पहले केक का साइज बड़ा कर रहे हैं, फिर एक स्लाइस काट के देंगे ये औरतों को। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस मंच पे शुरुआत ही महिलाओं से की है, और जैसे रंजीत जी ने कहा हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे आज के मंच पर। सो आई थैंक द इंडिया टुडे ग्रुप। पहला सवाल जो आपने मुझसे पूछा, आपने लोकसभा के जो नंबर्स दिखाए ना, अगर आप राज्यसभा के नंबर्स देखें जिस पे रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, वो 10% है, लगभग 10% महिलाएं हैं सिर्फ उस चेंबर में। उस 10% में हम दोनों का वहाँ होना, आप समझ सकती हैं कि हमारी लड़ाई क्या हुई होगी। आने वाले समय में रिजर्वेशन उधर नहीं है। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि हर राजनीतिक पक्ष को इस पर ध्यान देना है, पर क्योंकि अभी 33% रिजर्वेशन की बात हुई है तो दे विल बी फोर्स टू थिंक। अभी 10% हुआ, 20% हुआ, दे विल बी फोर्स टू हैव मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। तो जो विमेन रिजर्व सीट्स हैं, जैसे रंजीत जी कह रही थी कि आई डू अग्री विद हर कि सिर्फ महिलाओं के खिलाफ लड़ेंगी, ये कहीं लाजमी नहीं पड़ता है। बट येस, आई डू अग्री कि इतने सालों में जब संविधान की हम बात करते हैं, हमारे जो विजनरी लीडर्स थे उन्होंने हम महिलाओं को इक्वल अधिकार दिया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मुलाकात होती थी तो उसमें ये डिस्कशन हुआ था क्या महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। महिला जो उसमें असेंबली में मेंबर्स थी उन्होंने मना किया था, क्योंकि हमें इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट्स हैं जो बाकी सारे देशों ने लड़ाई लड़ी है, हमें तो इक्वालिटी मिली, पर कहीं ना कहीं एक बैरियर बन गए हमारे लिए। तो जो अगर ये 33% रिजर्वेशन अगर इमीडिएटली लागू होता 2024 के चुनाव में, एक अलग परिस्थिति आपको दिखती। बट हम वी विमेन आर फाइटर्स, वी हैव फॉट दिस जर्नी, एंड होपफुली जो बैरियर्स हमने ब्रेक किए हैं, वील हैव मोर विमेन रिप्रेजेंटेशन इन आवर असेंबलीज एंड इन द पार्लियामेंट। श्यामवी जी, आप माइक उतारिए। एक तो युवा सांसदों को देखकर जो चुनावी मैदान में उतरी वो भी एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि हम सक्सेस रेट भी दिखा रहे हैं कि सक्सेस रेट गिर रहा है महिलाओं का। तो कहाँ पर आपको लगता है ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत है? और 2 में से 5 चिराग जी ने औरतों को टिकट दिया तो आपका स्ट्राइक रेट 40% बढ़ गया, लेकिन ट्रू सेंस में अभी भी नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल है नारी शक्ति वंदन अधिनियम और नारी शक्ति पार्लियामेंट में? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। आज तक ग्रुप का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इतना खूबसूरत पैनल रखा है जहाँ पे हम लोग महिलाओं की भागीदारी राजनीति में कैसे बढ़ाई जाए और कैसे बढ़ सकती है उस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो उन्होंने 5 में से 2 सीटें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कहते हैं कि उनका एक नया MY समीकरण है जो महिलाएं और युवा को लेकर के आगे बढ़ने का है, और उन्होंने ये बात पे वो अटल रहे और उसको प्रूव भी किया, क्योंकि इकलौती पार्टी है पूरे देश में जो 40% अपने सीट का जो कोटा है वो महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए निकाली। तो हमें लगता है कि ऐसे ही हर पार्टी को भी अगर नारी को राजनीति में लाना है तो ऐसे कोई नियम अपने पार्टी के अंदर भी लोगों को रखने चाहिए कि नहीं, इतना से 25%, 30%, 33% हम पार्टी के अंदर विद इन द पार्टी कि इतना हम महिलाओं को देंगे, तब उनकी भागीदारी बढ़ेगी। जहाँ तक रही बात सक्सेस रेट की महिलाओं की, जो आपका प्रश्न था, हमें लगता है कि महिलाओं के पास एक बहुत जो खूबसूरत ताकत वो होती है कि उनका इमोशंस जो होता है और उनका जो अप्रोच होता है वो बहुत अलग होता है। जैसे हम समस्तीपुर लोकसभा की पहली महिला सांसद हैं, और क्योंकि हमारी उम्र भी कम थी और हम दिखने में भी थोड़े छोटे हैं, तो एक वो बेटी वाला कनेक्ट है ना, वो तुरंत बन जाता था। और हम लोग के पास एक वेपन होता है कि आप सीधे घर में घुसो, क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब पुरुष चुनाव लड़ते हैं तो उनको घर के आगे जो आंगन होता है वहाँ पे वो बैठते हैं, वो गांव के सभी प्रोमिनेंट एमिनेंट पर्सन्स आ जाते हैं, उनसे बात हो जाती है और वो उस गांव से चले जाते हैं। पर जब आप एक महिला है, आपके पास वो एक ताकत है कि हाँ आप जाइए, आप परिवार की महिलाओं से भी मिलिए, आप उनको बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जब वो पूरा परिवार जब साथ में आता है तो एक अलग, आप ऑटोमेटिकली परिवार से अटैच हो जाते हैं। मेरी सबसे बड़ी जीत यही हम मानते हैं कि हमेशा लोग जब किसी सांसद को रेफ़र करते तो सांसद महोदय या सांसद महोदया कहते हैं, पर मेरे बिहार में लोग हमको सांसद बिटिया कहते हैं। आज भी आप मेरा अगर पोस्ट देखें तो सब उसमें बिटिया रानी, सांसद बिटिया ये लिखते। तो आई थिंक ये एक कनेक्ट है। सब लोग बात करते हैं कि नहीं महिलाओं को सशक्त करना है, पर हमें ये देखना है कि एक समाज को भी कलेक्टिवली आ करके उस मोटिव को, उस मुद्दे को सपोर्ट करना है। सिर्फ ये कह देने से कि हाँ महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए नहीं होता है। ये एक
कलेक्टिव एफर्ट है ना, अगर आपकी पार्टी भी आपको आगे कर रही है तो समाज को भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विपक्ष दल के हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, अब उनकी सोच ऐसी है कि अगर नेता महिलाओं के बीच में जा रहे हैं तो वो अपनी आँख सेकने जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि ये थॉट कितना डैमेजिंग है। ये तो हंस रही है रंजीता जी, लालू जी ने कहा है नीतीश बाबू के लिए। खैर ये सब लड़ाई झगड़े पे, इलेक्शन वाली बातों पे बाद में आएंगे। प्रिया सरोज जी, आपकी पार्टी ने भी, मतलब अब इससे मैं फॉर्चुनेट कहूँ अनफॉर्चुनेट कहूँ, लेकिन जो स्ट्राइक रेट बीजेपी की थी उसको मैच किया है अपने महिलाओं को टिकट देने में, क्योंकि आपकी पार्टी ने भी 10 औरतों को लोकसभा में दिया था, जो कि 16% बनता है आंकड़ा। लेकिन ओ स्त्री चुनाव में रक्षा करना, अब इतना तो नेताओं को पता चल गया है कि औरतें डिसाइड कर रही हैं, डिसाइसिव है, तो उनकी नज़र तो उधर चली गई है कि अब इधर ही करना है ज़्यादा। ये आसान रास्ता है अपने वोटर्स को अपनी तरफ खींचने का। आपका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि आप भी लोकसभा लड़ी? जी, सबसे पहले हम आज तक पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे। यहाँ पे रंजीता जी बैठी हैं, भासनी जी बैठी हैं, प्रियंका जी, शाम्भवी जी और अंजना जी, आप सभी संघर्ष करके आई और आप सभी वुमेन के लिए इंस्पिरेशन हैं। भले हम सब की विचारधारा अलग हो, लेकिन हम सब एक हैं। हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आज बैठ के, क्योंकि आज मेरा ये पहला इंटरेक्शन है और मेरा ये पहला प्रोग्राम है। आज हम पहली बार स्टेज पे बैठे हैं ऐसे, और हम ये कहेंगे कि अगर बेटी पैर पे खड़ी होती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश आगे बढ़ता है। हमारा पहला इंटरेक्शन जब समाज में अपने क्षेत्र में गए तो सबसे पहली बात, जो महिलाएं आपके पास आके अपनी समस्या बताती हैं, वो फ्री फील करती है आपसे बात करने में। और हमारी सभा में अगर 100 लोग बैठे हैं तो 100 में से 60 लोग महिलाएं होती हैं। वो भोजपुरी लैंग्वेज में आपसे बात करती, क्योंकि हमें भोजपुरी बोलने आता है तो हम बात करते हैं उनसे हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि महिलाएं वोट कर रही हैं तो किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं। अगर हम पूछते हैं माता जी आप किस मुद्दे पे वोट करेंगी, तो हमें भोजपुरी स्टाइल में वो कहते हैं, जो उनकी लैंग्वेज है, हमें ना पता बिटिया, हम उनसे पूछब, उन बताइए तो हम करब। तो महिलाएं अभी तक, उनको आई थिंक ये श्योर है कि वोट देना है, सिंबल क्या है, फैमिली में मिल पर्सन डिसाइड करेंगे और उसी पर वोट करेंगे। और कुछ महिलाएं हैं, जैसे बीजेपी जो ये राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कुछ लोग को ये है कि राशन मिल रहा तो उनको वोट दिया। बट हमारा मानना है कि अगर आपको अपने परिवार को, अपने घर में जो शिक्षा कौन सी सरकार जो शिक्षा के लिए बात कर रही है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, आप उनको देख के वोट करें। तो हम ये कहते हैं कि 5 क्या 10 किलो 50 किलो राशन आ जाएगा घर में, अगर बच्चे नौकरी कर पाएंगे। तो हमने महिलाओं को समझाया है कि आप उसको वोट करिए जो आपकी बात करे, जो आपके हक अधिकार की बात करे, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करे, और तो और जो आपके पार्टी को और हमारे जो परिवार, जो क्षेत्र है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम ना ही सांसद है, ना ही एक नेता है, हम बेटी और बहन हैं, और हमेशा मान सम्मान बढ़ाने की बात करेंगे। क्या बात है, आज की सुबह बड़ी अच्छी निकली और एजेंडा की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है। लेकिन अब रंजीता जी कुछ ऐसे अनुभव पर आते हैं, क्योंकि देखिए बहस तो हम लोग रोज़ कर लेते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन अब मैं चाहती हूँ आप पांचों अगर अपनी इनसाइट, अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकें। कई लोग मानते हैं कि अरे ये तो एमपी हैं, ये तो बहुत पावरफुल होंगी, लेकिन हर स्तर पर आपको कई बार डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। ऐसा वो एक अनुभव जो रंजीता रंजन, इतनी मतलब एस पार्लियामेंटेरियन, भी बता सकें दर्शकों को कि ये वो एक एक्सपीरियंस था या 2 एक्सपीरियंस था जब मुझे लगा कि कितना भी पावरफुल हम बन जाएं, लेकिन कई बार हमको ऐसी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है कि खून खौलता है। देखिए, मेरे ख्याल कहीं ना कहीं टचवुड है कि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई, मेरे पापा आर्मी में थे तो बीच में रिटायरमेंट ले ली, तो मजबूत थे। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको किसी ने कमेंट नहीं किया होगा, ऐसी टिप्पणी नहीं की होगी, पर हमें ये सिखाया गया, जैसे हम लोग भी, समाज ने ये सिखा दिया है कि सशक्त करना चाहिए। मेरी पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया। क्यों भाई, हम सबसे पहले पुरुष पर डिपेंड क्यों होते हैं? कौन करेगा सशक्त? मैन करेंगे। हमें सशक्त होना है। मुझे लगता है ये मेंटालिटी से हमें आगे आना चाहिए। दूसरा, 2004 में मैं लोकसभा में जब सांसद बनकर आई, सबसे पहला तो आपको ये झेलना पड़ता है, महिलाओं को खासकर, कि आप पहचानी जाती हैं वाइफ ऑफ दैट, वाइफ ऑफ दैट। तो मैं बहुत लड़ी हूँ। मैंने कहा क्या भाई, ये नहीं कह सकते हो, ही इज़ द हस्बैंड ऑफ रंजीता रंजन, ही इज़ द हस्बैंड ऑफ दैट। हमेशा, और आप गर्व क्यों करते हो? आप इमीडिएट वहाँ पे कटाक्ष क्यों नहीं करते हो? मुझे बहुत टाइम लगा। वो 5 साल, मुझे, मैं एक्सपीरियंस बता दूंगी कि आप मीडिया वालों में से कोई था
फ़ोन आया मेरे को कि रंजीता जी आप MP बनी। मैंने कहा हाँ जी बनी हूँ। कौन सा घर ले रही हैं? मैंने कहा भैया जो फर्स्ट टाइमर को मिलता है। नहीं नहीं, आप तो उनकी वाइफ हैं। तो आप, मैंने कहा क्यों? तो मैंने, वो दिन है और आज दिन है, मुझे अपने आप पे गर्व है, किसी को हो ना हो अंजना, कि मैंने बोला था कि मेरी आवाज़ और मेरा काम बताएगा कि मुझे कब बेंगलोर मिलना है, कब फ्लैट मिलना है। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि लोग महिलाओं को आज भी, जितने भी पढ़े लिखे हो, जितनी बड़ी पोस्ट पे हो, आंकने का काम करेंगे कि भैया किसकी बीवी है। तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि इस सोच को प्लीज़ घर से निकालिए। वी आर मोर कैपेबल देन यू, ये फैक्ट है, क्योंकि हम सेंसिबल ज़्यादा है, ईमानदार ज़्यादा है, ऑनेस्ट ज़्यादा है। इसीलिए शायद रिजर्वेशन की ज़रूरत है कि पार्लियामेंट में भी आज जो हो रहा है उससे हम कोई खुश नहीं हैं। इवन हम बहुत महिलाएं जो पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, बाहर जाके यही बात कर रहे होते हैं कि भैया चलता तो ये भी उठता, ये भी उठता। बासुरी जी, आपको किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन का, पक्षपात का सामना करना पड़ा? और सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्स को स्विच ऑफ मत कीजिएगा, ऑन ही रहने दीजिए। हाँ बासुरी जी, कोई बहुत ऐसा धन्यवाद। अनुभव? बिल्कुल अंजना जी, देखिए ऐसा है, आपके पहले प्रश्न का भी उत्तर इसी में दे दूंगी। वकालत हो या राजनीति, डिस्क्रिमिनेशन फेस करिए, बिल्कुल करिए। मैं अकेली नहीं हूं, मुझे लगता है हर किसी ने करा है। पर आज आपके इस मंच से जानबूझ के एक भी वाकया शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि ये जो प्रोग्राम है ये भारत की बेटियां देख रही हैं, और उनको मैं बस ये कहूंगी कि डिस्क्रिमिनेशन होगा, कोई बात नहीं, इट शुड बी लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक। उठो, खुद को सशक्त करो। कहते ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदी से ये पूछे, अरे बता तेरी रजा क्या है। इसीलिए अपने आप को स्किल डेवलपमेंट से, एजुकेशन से, शिक्षा से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से अपने आप को सशक्त करिए। अपने सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी आप पर है। मैं कोई भी नकारात्मक आज वाकया आपको नहीं बताऊंगी। आपने जो पहले एक सवाल पूछा था, उसमें मैं इतना ज़रूर कहूँगी, आई एम सो ग्रेटफुल, इस पैनल में मेरी सारी बहनें बैठी हैं। 18वीं लोकसभा आखिरी लोकसभा है जब आपके स्क्रीन पे ऐसे आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने वाला है। अगली लोकसभा में प्रत्येक राजनीतिक दल को मिनिमम 33%, देखिए रिजर्वेशन का अर्थ ये नहीं है कि महिला जनरल सीट से नहीं लड़ सकती। महिला में यदि मेरिट है तो जनरल सीट से भी वो बिल्कुल लड़ेंगी। मैं खुद एक ऐसी सीट से लड़कर आई हूं जहां पर मेरे समक्ष जो विरोधी थे वो पुरुष थे। मैं महिला वर्सेस महिला की लड़ाई से जीत के नहीं आई। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसका 27 बरस का विघ्न प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरा और सर्वसम्मति से यहां बैठे प्रत्येक राजनीतिक दल में उसका साथ दिया, ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। और आज लोकसभा में जब संविधान के 75वें साल की वर्षगांठ की आज हम चर्चा भी करने वाले हैं, मुझे लगता है जरा एक जोरदार तालियां पैनल के और प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए होनी चाहिए। प्रियंका जी, कोई एक ऐसा अनुभव जब आपको भेदभाव का सामना करना पड़ा, प्रियंका चतुर्वेदी होते हुए भी, और ये नारी वंदन अधिनियम? जब आपने ये सवाल पूछा मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा मैं शुरू कहाँ से करूँगी, ख़त्म कहाँ करूँगी, क्योंकि हर एक दिन मेरे लिए एक ऐसा डे होता है कि लाइक शी सेड, वाटर ऑफ डक्स बैक, द स्ट्रगल इज़ फॉर रियल। आई गिव यू वन लेटेस्ट एग्जाम्पल। हमारी पार्लियामेंट जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए, ऑफ कोर्स भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हुई, महायुति की भारी जीत हुई, पर नेक्स्ट डे पेपर की हेडलाइन ये थी कि प्रियंका चतुर्वेदी अब राज्यसभा वापस नहीं लौट सकती है। और मैं, एंड इट हैज़ नाउ बिकम अ टॉपिक ऑफ कॉन्वर्जेशन। तो जैसे कहते हैं ना, जितनी चर्चा उनकी जीत के नहीं थी उतनी चर्चा हमारी हार के थे। तो आई फील प्राउड ऑफ दैट फैक्ट कि आई एम being noticed for what I'm doing. तो all the discrimination that comes as part of the journey. The second important thing, मैं हमेशा यही सोचती हूँ, मैं बार बार यही कहती हूँ, 1.4 बिलियन नेशन की पॉपुलेशन है, उसमें राज्यसभा में 250 करीब सीट्स हैं, उसमें एक प्रियंका चतुर्वेदी अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाकर मेरी पार्टी ने मुझे वो जिम्मेदारी दी। मैं अपने आप का ये सौभाग्य मानती हूँ और मैं अपनी ये जीत मानती हूँ कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो स्ट्रगल हम कर करके हम इस जगह को बनाए, जगह पे आए हैं। तो वही, so all the discrimination has been worth it, all the struggle has been worth it, but I will not tell any woman कि नहीं ऐसा कुछ भी स्ट्रगल नहीं होता है, स्ट्रगल होता है।
बी प्रिपेयर्ड फॉर द जर्नी। हर रास्ते पे हर दिन यू आर फाइटिंग द फाइट, बट हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर कन्विक्शन? जो आपका कन्विक्शन है कितना मजबूत है, आप खुद कितनी मजबूत हैं, दैट विल डिटर्मिन योर जर्नी। दैट इज व्हाट आई लीव द थॉट विद। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, खैर ठीक है, सेकंड राउंड में आ जाते हैं उस पर। शाम्वी जी, आपका कोई ऐसा अनुभव? कई बार सक्सेस को भी कलर किया जाता है कि अरे ये तो इसलिए आगे बढ़ी हैं। ये सबसे कॉमन है, पर एक चीज़ हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ चुनाव हमने नहीं लड़ा, हम लोग पेट्रियार्की से लड़े, हम लोग स्टीरियोटाइप से लड़े, हम लोग मिसोजिनिस्ट से लड़े और तब जाके यहाँ पहुँचे। तो ये लड़ाई एवरी डे होता है, एवरी डे का स्ट्रगल है। पर अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि हमारा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पे कभी भी बेटियों को बेटे से कम नहीं समझा गया। और बहुत पेरेंट्स अपनी बेटियों को कहते हैं अरे ये मेरी बेटी बेटे जैसी है, पर मेरे को कभी नहीं कहा गया ये मेरी बेटी और मेरी बेटी सबसे अच्छी है और लड़ेगी, ये मेरे को सिखाया गया। तो उस मायने में हम बहुत प्रिविलेज थे। हमारी शादी भी एक ऐसे घर में हुई जहाँ पे कभी भी बेटियों को अपने सपने को चेज़ करने से नहीं रोका गया। पर हाँ, एक सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, समाज में रहते हैं, बहुत तरह की लोग बातें करते हैं, पर सबसे एक चीज़ जो हम कहानी सबको सुनाते वो जब हमारा टिकट अनाउंस हुआ था मेरा, तो सब लोग आ रहे थे बाइट्स लेने, इंटरव्यूज़ लेने। उसी में से एक थे, अब नाम नहीं लेंगे, एक थे, उनका क्वेश्चन था कि अब तो आप राजनीति में आ गई हैं, तो अब आप अपना घर कैसे संभालेंगी? तो हम कहें कि अगर आप ये प्रश्न पुरुष से नहीं पूछते हैं तो आप हमसे भी मत पूछिए। और आई जस्ट वॉकड ऑफ। तो ये एक थॉट प्रोसेस ज़रूर होता है। अभी भी अक्सर बहुत बार लोग पूछते हैं कि घर कैसे संभलेगा, फैमिली कैसे संभलेगा, घर को आप समय दे पाते हैं कि नहीं। तो ये सारी एक स्टीरियोटिपिकल सोच है जो ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाती है। तो आई थिंक ये सारा चीज़ है जो चलते रहता है। पर कहते हैं ना कि स्मॉल स्मॉल बैटल से आप बड़ा बड़ा बैटल्स भी जीत जाते हो। तो ये सारा हम लोग को और स्ट्रॉन्ग करता है और मतलब ताकत देता है। ये छोटे छोटे चैलेंजेस हैं जिसको ओवरकम करके हमको लगता है कि हम लोग और एक प्रखर नेता भी बन पाएंगे, एक अच्छे लीडर भी बन पाएंगे कि आधी आबादी को कैसे आगे लेके जाना है और कैसे हमको उनको सशक्त करना है, उस पर हम लोग काम कर पाएंगे। ठीक है, प्रिया जी आप माइक उठाइए। उन्होंने कहा कि पेट्रियार्की से हम लोगों ने रोज़ लड़ाई की। ये जो पितृशक्ति है ना, उसको ओबे करना यानी उसको मानना डिसिप्लिन का हिस्सा बना दिया जाता है घरों में कि पेट्रियार्की के सामने चलिए तो बड़ी डिसिप्लिन लड़की है। हाँ, आपने उसको चैलेंज किया तो अनुशासन की कमी है, कुछ तो प्रॉब्लम है इसके दिमाग में। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसको मतलब आपको तुरंत जज किया जाता है। देखिए, जब हमें टिकट मिला तो सबने ये कहा कि 25 साल की है, चुनाव कैसे लड़ सकती हैं, बहुत छोटी है, लड़की है, कैसे बोलेंगी। बल्कि हमारे पिताजी हमेशा कहते हैं कि बिटिया का मन है, जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगी और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, बिटिया को मत लड़ाइए, अपने बेटे को कहिए। हमारे पिताजी का यही था कि इनका जहाँ मन करेगा हम उनको वहीं भेजेंगे। और उन्होंने कहा कि 25 साल बहुत अर्ली होता। हमने पापा ने कहा कि 25 साल तो क्राइटेरिया एज होती है, अगर ये लड़ सकती है तो लड़ेंगी, इनकी जो इच्छा वो करेंगी। हमारी इच्छा था कि हम अपनी समाज सेवा करें, नारी को आगे बढ़ाएं और सशक्त करें। हमें चुनाव में बहुत सारे क्योंकि हम एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक फीमेल के साथ साथ आप इस कम्युनिटी से जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं आपको वो भी फेस करना पड़ता है। हमने फेस किया भी और पेट्रियार्की को भी फेस किया और चैलेंज हमने जीता भी। तो हमें लगता है अगर खासकर हम विलेज की बात करें तो विलेज में हमने ये चीज़ नोटिस किया है क्योंकि एजुकेशन के ना होने की वजह से महिलाएं जो उनको अपने हक अधिकार के बारे में नहीं पता है। तो हमारा सबसे बड़ा एम है कि अगर महिलाओं को उनका हक और अधिकार के बारे में पता होगा तो अपनी लड़ाई वो खुद लड़ सकती हैं। तो अपने क्षेत्र में हम यही कहते हैं कि अगर आप पढ़ेंगी लिखेंगी तो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकती है। आपको नेता पॉलिटिक्स मानने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा मानना है कि जो पेट्रियार्की है अपनी सोसाइटी में खासकर, क्योंकि गाँव में ऐसा मानते हैं कि अगर लड़कियाँ ऐसे चलेंगी, ऐसे बैठेंगी घर तक सीमित, तो संस्कारी माना जाता है। हमसे कई लोगों ने प्रश्न किया क्योंकि हम यंग हैं कि आप शादी कर लेंगी तो आप कहीं और चली जाएंगी, फिर आप राजनीति कैसे करेंगी, फिर आप क्षेत्र में कैसे घूमेंगी और आप कब करेंगी शादी। तो हमारा एक स्टैंड है कि ऐसा कहाँ लिखा है कि लड़कियाँ शादी कर लेंगी तो राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकती हैं। ये तो हमारे थॉट्स, विचार है। देखिए, राजनीति विचारधारा की राजनीति होती है और हमारा मानना है कि शादी हो या ना हो, अगर हम क्षेत्र में जनता जुड़े रहना जरूरी है और उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे। और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शादी के बाद महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब विमेन बैटल से पॉलिटिकल बैटल पर आते हैं। और रंजीता रंजन जी, आप कितना श्रेय देती हैं
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मोदी सरकार को? देखिए, ये हम लोग कांग्रेस लेकर आ रही थी और हमेशा से हम लोग चाहते थे कि विमेन रिजर्वेशन आए, और भाजपा ने, हम लोग ने सबने रिक्वेस्ट करी और वो लेकर आए। अभी पिछले जब से नया पार्लियामेंट शुरू हुआ तो पहला बिल ही यही था, मैं ही कांग्रेस की तरफ से बोल रही थी। मेरा एक ऑब्जेक्शन था, वो आज भी है। आप जब रिपीट करेंगी, क्या बोला आपने? नारी वंदन, शक्ति वंदन के साथ अधिनियम। वंदन। मैंने हाथ जोड़ के विनती की थी, आज भी करती हूँ कि हमारी वंदना करनी छोड़ दो, हमारी पूजा करनी छोड़ दो, हमें अपने साथ पैरेलल खड़ा होने। हम आपके साथ पैरेलल खड़े हैं, हम देवी नहीं है। क्योंकि आप देवी बना बना के जितना देवियों का शोषण किया है ना किसी भी फील्ड ने, तो वो देवी वाला वर्ड हट जाए और हम पैरेलल हैं, हम कर सकते हैं और हम खुद करेंगे। इसमें आई प्राउड ऑफ माई डॉटर, वो उसको बोलो ना कि आप कर सकते हो या करोगे, कहती मम्मा आप क्यों बोल रहे हो, मेरी मर्जी, मुझे करना है। मैं करना चाहूँगी तो मैं करूँगी। मुझे लगता है अब इस मेंटालिटी से आपकी जनरेशन काफ़ी निकल रही है, काफ़ी निकल चुकी है। थोड़ा सा उनको पुश देना है कि यस, जैसे लड़का अपना चॉइस कर सकता है, लड़कियां भी कर रही हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा सा पुश फैमिली से मिलता है तो निश्चित तौर से मजबूत होंगी। और जहाँ तक पॉलिटिकल सवाल है, मैं फिर आऊँगी कि आप वंदना मत करिए। अभी जो हमारी पार्टी है उनकी सांसद सदस्य बैठी हुई है यहाँ पर, हमें जेन्युइन राइट दीजिए। अभी फ्री बीस की बात हो रही थी ना, आप एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन जो उसका हर्ष हो रहा है, जो जनधन अकाउंट हो रहा है, और जिस तरह महिलाओं को स्ट्रेंथनिंग के लिए नहीं किया जा रहा है, ये 1200 रुपये से महिला आर्थिक मजबूत नहीं होती है, या उसको आप बिल्कुल पीक पे नहीं बैठा रहे हैं। आप उसके इमोशन का फायदा उठाकर सिर्फ वोट पाने का मिसयूज कर रहे हैं, ये हम महिलाओं को समझना पड़ेगा। अब रंजीता जी ने असल तोप निकाला है। वो कह रही हैं कि ये वंदन अधिनियम, ये सब क्या इमोशनल कनेक्ट खोज के उनको वो स्त्री चुनाव में रक्षा करना, वो वाला मामला है? अंजना जी, नाम में बहुत शक्ति होती है। You know, you actually draw your power from a name of something. नारी शक्ति वंदन अधिनियम, रिजर्वेशन का मतलब है कि अरे कमजोर है, इसको कुछ आरक्षण की जरूरत है। नहीं, आप नारी की शक्ति का वंदन कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने या तो सृजन की शक्ति अपने पास रखी या फिर देश की मातृशक्ति को दी है। आप ये देखिए कि जब देवताओं को भी असुरों पर चढ़ाई करनी पड़ी तो फिर माँ दुर्गा का आवाहन करना पड़ा। ब्रह्मा विष्णु और महेश, चाहे सुदर्शन चक्र हो, चाहे त्रिशूल हो, चाहे ब्रह्मा जी का कमंडल हो, ये तीनों चीजें केवल एक ही आराध्य, केवल एक ही व्यक्ति तीनों को धारण कर सकती है, और वो है माँ दुर्गा। यानी माता में ये शक्ति है कि त्रिदेव की शक्ति को भी अपने अंदर समाहित कर ले। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का 27 बरस का विघ्न आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरा और सर्वसम्मति से सभी दलों ने इसे पारित करा। मैंने कहा ना, 18वीं लोकसभा आखिरी लोकसभा है जिसमें आपको ये आंकड़े देखने को मिलेगी। आगे का भविष्य बहुत सुनहरा है और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा आशावादी हूँ। पर आज के लिए तो माँ दुर्गा को अगर त्रिशूल ये सब देना है, वो तो टिकट है, पार्टी का टिकट दीजिए, चुनाव लड़ने दीजिए, संसद पहुंचने दीजिए, बराबरी का उसको मौका दीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं कहूँ, मैं बांसुरी को सुन रही थी, मुझे सुषमा जी की याद आ गई। हमने उनसे इतना सीखा है, और जो हम भी स्पोक्स पर्सन बने, सुषमा जी वॉज, आई वुड से, एन इंस्पिरेशन। तो आज बांसुरी को सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा, आई एम लिसनिंग टू हर अगेन। मैं यस, यू राइट, रिजर्वेशन, अगर रिजर्वेशन आया है, मैं ये नहीं मानती हूँ क्योंकि कमज़ोर हैं हम, मैं ये मानती हूँ कि हमारे लिए ये बैरियर्स बनाए गए, राजनीतिक दलों से बनाए गए, समाज से बनाए गए, वोटर्स के माध्यम से बनाए गए। अगर आप देख रही हैं, वोटर्स महिलाएं आ रही हैं, पर इन टर्म्स ऑफ विक्ट्री हमारी कम हो रही है। कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रही हैं? कन्वर्ट इसलिए नहीं कर पा रही हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को ऐसी सीट दी जाती है जो एक टफ सीट मानी जाती है, कि अगर जीत गई तो आ जाएगी, नहीं जीती तो ठीक है, हमने तो टिकट दिया था, रिप्रेजेंटेशन हो गया है। तो ये अगर हम ऑनेस्ट एनालिसिस करें कि ऐसा क्यों है कि वी आर सेलिब्रेटिंग कि ज़्यादा महिलाएं आकर वोट कर रही हैं, पर हम कहीं ना कहीं इस फोकस से हट गए हैं कि महिलाएं आकर
संसद में क्यों नहीं आ रही हैं, असेंबलीज़ में क्यों नहीं आ रही हैं? हमारे देश में अभी सिर्फ 2 मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी भी अभी कुछ महीनों के लिए हैं, फिर वापस इलेक्शन होने वाला है दिल्ली में। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हर राजनीतिक पक्ष को राजनीति से ऊपर हटकर हमारे समाज को ये सोचने वाला विषय है कि आज जो एक इक्वल सोसाइटी की हमने सपना बनाया था, हमने संविधान बनाया था, आज वो जो होना चाहिए था, इक्वालिटी होनी चाहिए थी, वो किस वजह से, किस कारणवश से, ये नहीं कह सकते। ये ब्लेम हम राजनीतिक पार्टियों पे नहीं डाल सकते हैं। ये हमारा समाज की भी सोच जो है, जो हमने बताया, जो अभी संभवी बता रही थी, मिसोजिनी, सेक्सिज्म, सब लड़कर हम पहुँची हैं। तो ये जो विचारधारा है, तो आई एम होपिंग, जैसे बार बार बांसुरी कह रही है कि 18th लास्ट होगी, जहाँ कम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। आई थिंक जितनी लड़ाई लड़ी है, वो इफ़ इट रीचेस टू बेटर आउटकम्स, इट्स गुड फॉर द नेशन। श्यामवी जी, आप माइक उठाइए। देखिए, संविधान के निर्माताओं ने भी ये सोचा कि जो जाति के आधार पर पिछड़े हैं, उनको तो उन्होंने आरक्षण दिया, लेकिन देश की आधी आबादी कितनी पिछड़ी थी, इस पर उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। आज़ादी के इतने दशकों बाद जाकर हम देख रहे हैं कि एक पहल हुई है। अभी भी जो पहल है, उसमें पहले केक का साइज़ आप बड़ा कर रहे हैं, फिर आप 33% का पाई उसमें देना चाह रहे हैं, तो उसमें भी एक प्रोपोर्शन रखा जा रहा है कि पुरुषों को बुरा ना लगे, उनका भी ख्याल रखें, उनको भी खुश रखें, और हम ये भी कह दें कि हमने महिलाओं को 33% आरक्षण। सच्चाई यही है। ऐसे में इतने दशक बाद भी जब हम यहीं पर पहुँचे हैं, तो कितने ईमानदार हैं? सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आता कि आरक्षण को कब से कमजोरी से जोड़ दिया गया। आरक्षण कभी कमजोर वर्ग के लिए नहीं था, आरक्षण सामाजिक समानता के लिए था। और अभी भी अगर महिलाओं को आरक्षण 33% आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत देके उनको आगे किया जा रहा है, तो वो ये सोच से नहीं किया जा रहा है कि नारी कमज़ोर है, वो ये इंश्योर करने के लिए किया जा रहा है कि नारी को भी समान हक मिले संसद में प्रतिनिधित्व करने का। ये बांधने का एक तरीका है कि नहीं, 33% महिलाएं तो रहनी ही चाहिए। और जहाँ तक हम लोग बात करें, तो ऐसा नहीं है कि जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट नहीं होगी, उस सीट से महिलाएं नहीं लड़ सकती। वो तो फिर आगे चल के पार्टी को डिसाइड करना है कि उनको अपने कितने। इसीलिए हमने कहा कि 33% आरक्षण के बाद भी पार्टी को बांधना चाहिए कि नहीं, इतनी सीटें पे हम महिलाओं को ही लड़ाएंगे। वो अगर आपके पार्लियामेंट का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो 33% आरक्षण है, उससे हट के पार्टी को विद इन द पार्टी एक रेशियो डिसाइड करना चाहिए कि हाँ, इतने रेशियो पे हम लोग महिलाओं को ही प्रतिनिधित्व देंगे, इतने रेशियो पे हम लोग इससे सीटों से महिलाओं को ही लड़ाएंगे। और जहाँ तक रही बात इतनी दूर हम आ गए हैं और कितना सफ़र हमें आगे चलना है, तो उसमें यही कहेंगे कि सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देने से नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि समाज को कलेक्टिवली और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिससे नारी को सशक्त किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बार बार लोग चर्चा कर रहे हैं, वो एक है। अगर हम बिहार में देखें तो जीविका दीदी के माध्यम से आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, आर्थिक मजबूती उन्हें दी जा रही है। अगर आप पूरा एक कलेक्टिव पैकेज देखेंगे तो आप हेल्थ भी देखिए, आप एजुकेशन भी देखिए, ये सारी चीज़ें जब कलेक्टिवली सब सेक्टर साथ में आएंगे, तब जाके महिलाओं का एक होलिस्टिक ग्रोथ भी होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा। और जो हम लोग सही मायने में महिलाओं को समाज में आगे, आधी आबादी का बात करते हैं और आधी आबादी को आगे करना चाह रहे हैं, तब वो जा कर के सही मायने में आगे होंगी। आपको इस पर क्या लगता है? जल्दी से कमेंट। हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया है, तो 2024 में क्यों नहीं लागू किया? क्या ये सिर्फ लॉलीपॉप था? हमें लगता है इसको तुरंत लागू करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट 5 सांसद चुन के आए हैं, वहीं बीजेपी से 1 सांसद चुन के आए हैं। तो हमें लगता है कि रिजर्वेशन जो बिल पास हुआ था, उसको चुनाव से पहले इसलिए पास कर दिया गया है क्योंकि लोगों को ये कि महिलाओं को सपोर्ट करते हैं। हमें लगता है कि जितने भी बिल पास हो रहे हैं, जितने भी कानून हैं, लेकिन वास्तव में रियलिटी में घर में समानता का, सम्मान का एक वातावरण नहीं रहेगा, अगर समाज में वो सोच, एक समानता नहीं है, तो देश में कभी भी महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। भले देश में कितने भी कानून, कितने भी लॉ आप ले आएँ, लेकिन अगर आपके घर में, आपके समाज में, आपके क्षेत्र में अगर वहाँ पर वो समानता का एक वातावरण है, तो देश में कभी भी इक्वालिटी जो आगे नहीं आ पाएगा। और हमें ये लगता है कि जब हम अपने क्षेत्र में घूम रहे थे, तो हमने एक चीज़ फेस किया कि महिलाएं खुद को अपना पीछे कर लेती हैं, क्योंकि उनको बचपन से यही सिखाया जाता है कि आप पीछे रहिए, बेटे को आगे कर देते हैं।
अगर सोचिए जिस घर में अगर 2 रोटी कम पड़ जाती है तो महिला को भी बताते हैं आप पहन लीजिए, लड़के खाना खा लेंगे, क्योंकि उनको बचपन से यही सिखाया, तो बड़े होकर भी वो अपनी हक अधिकार की बात नहीं करती हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो हमें लगता है कि ये जो उसकी शुरुआत है, जो महिला को आगे बढ़ाने की शुरुआत, चाहे सशक्तिकरण की बात, इसकी शुरुआत घर से होती है। जल्दी से इसका जवाब बांसुरी जी दें। हाँ, जस्ट बिफोर यू स्पीक, मैं बस एक चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ। जब पहली बार संसद में बिल पास हुआ था, विमेंस रिजर्वेशन बिल, तो उसमें एक बड़ी अच्छी फ़ोटो आई थी जिसमें सोनिया गांधी जी, रेणुका चौधरी जी, सुषमा जी थे। 2024-23 में जब हमने ये बिल पास किया, 23 में हमने बिल पास किया, और जैसे बांसुरी कह रही है, ऐतिहासिक सारे राजनीतिक पक्षों ने उसके समर्थन में वोट दिया, पर जो फ़ोटो आई थी उसमें सिर्फ भाजपा की महिलाएं थीं। कोई क्रॉस पार्टी, जो ये अभी स्पिरिट हम दिखा रहे हैं, वो क्रॉस पार्टी स्पिरिट मिसिंग था। वोट हम सबके थे, पर स्पिरिट वो नहीं था जो हमने पहले। बांसुरी जी, फोटो में सारे नेता हर पार्टी की क्यों नहीं थी और 24 में क्यों नहीं लागू किया? आपके उसमें एक स्पष्टीकरण आपके माध्यम से जरूर देना चाहूँगी। देश की आबादी बढ़ी है। अगर आप वाकई, इफ़ यू डोंट वांट जस्ट अ लिप सर्विस, अगर आप वाकई चाहते हैं कि महिलाओं का जेन्युइन प्रतिनिधित्व हो, तो फिर आपको उस बढ़ी हुई आबादी की संख्या के अनुसार वो प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। एक सेकंड रंजीत, एक मिनट। इसीलिए आप जानते हैं कि 2026 में जनगणना होने वाली है, पॉपुलेशन सेंसस के बाद परिसीमन होने वाला है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ेंगी, लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि आप केक का साइज बड़ा कर रहे हैं, एक स्लाइस काट के दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि देश में जनसंख्या बढ़ी है, यानी महिलाओं की भी जनसंख्या बढ़ी है। अगर आज आप सीमित करते तो आप 33% कर देते, लेकिन वो जो नंबर होता, वो जो एक्चुअल पॉपुलेशन भारत में महिलाओं की है, उसका जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। और रही बात, आप कह रही हैं कि वो फोटो नहीं आई, तो मैं इतना आपको बता दूं, इस मंच पर, हाँ नहीं, स्पिरिट बिल्कुल मिसिंग नहीं है। मैं आज भी आई एम अ ट्रेजरी बेंच एमपी, और मुझे लगता है कि जितनी कमराडरी आज यहाँ पर इस मंच पे देखने को मिली है, शायद पार्लियामेंट में भी वही देखने को मिलती है। दीदी, मैं जानती हूँ कि इस मंच पर आसीन एक एक महिला, ऑडियंस में बैठी एक एक महिला और भारत की एक एक मातृशक्ति अपने आप में एक सामाजिक क्रांति है, जो वो चेंज और वो बदलाव लेकर आएगी जिसकी बात प्रिया जी और यहाँ पर शांभवी जी कर रही थी। क्या बात है। रंजीता जी, माइक उठाइए। आप लोगों ने डिसाइड किया है कि दिल्ली में क्या अनाउंस करेंगे? क्योंकि अब तो 1500 वहाँ मैया योजना, 1000 रुपया वहाँ पे 1500। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में अनाउंस कर दिया है कि हम अभी देंगे 1000 और फिर चुनाव के बाद फिर और। ये टोटली पॉलिटिकल बात है, और इससे महिलाओं के मजबूत होने का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये मैं एज अ वुमेन इसको मानती हूँ कि ये फ्री बीज है जो रेवड़ियाँ 2014 में मोदी साहब ने शुरू की है। कांग्रेस ने जो स्ट्रेंथनिंग शुरू की थी, स्वयं सहायता समूह और सेल्फ हेल्प ग्रुप थे जो आपको लोन देते थे। इंदिरा आवास हम लोगों ने शुरू किया था, वृद्धा पेंशन हम लोगों ने शुरू की थी, मसोमात हम लोगों ने शुरू की थी। हम उनको स्ट्रेंथनिंग देने का काम कर रहे थे। आपने क्या कहा, स्ट्रेंथनिंग छोड़ो, वो लोन और एनपीए तो हम देंगे अपने कॉर्पोरेट जगत को, नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप 1200 रुपये लो, 2000 रुपये लो। अब एक कितनी बड़ी मेजॉरिटी में आई पार्टी जो ईवीएम का भी खेल करेगी, बैलेट का भी खेल करेगी, तो दूसरा क्या करेगा, 1500 से 2000 बोलेगा। ये जो अनाउंसमेंट हो रही है ना, मोदी साहब ने कहा था जब हम बांट रहे थे तो रेवड़ियां मत बांटो, हम तो उनको आर्थिक मजबूती दे रहे थे। आप तो 81 करोड़ को अनाज दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि भाई साहब, श्रमिक को मजबूती से लेबर कॉस्ट दो, ना कि उनको फ्री में पैसा देकर किसानों के हालात को। बांसुरी जी, आप तो दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं, केजरीवाल जी ने अभी से अनाउंस कर दिया महिलाओं को कितना देंगे। जी बिल्कुल अनाउंस करा, लोकसभा के पहले अनाउंस करा था, लेकिन फिर बजट में प्रावधान नहीं रखा, बोला था सितंबर अक्टूबर तक आ जाएगा, अभी तक नहीं आया। चुनाव आ रहा है, फिर से एक चुनावी जुमला शुरू करा। याद है आम आदमी पार्टी की सरकार ने आई थिंक 2021-22 में ही यही घोषणा पंजाब में करी थी। 1 रुपया नहीं पहुंचा है अभी तक महिलाओं के खाते में। क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी की लीडरशिप से, कब तक दिल्ली टूटे हुए वादों का दंश सहती रहेगी? और रही बात जो रंजीता जी जो बोल रही है, रंजीत जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं आपने ये दिया वो दिया, पर महिलाओं ने तो एनडीए का चयन किया, मोदी का चयन करा।
देखिए मैंने कहा ना, ये सशक्तिकरण का कोई मामला नहीं है। देखिए ऐसा है, मंच पर बहुत ज्यादा कमराडरी चल रही थी। यदि आप इस पे डिबेट करना चाहते हैं तो मैं ओपन मैं तो कहूँगी नेक्स्ट टाइम लाओ। और कह रहे हैं कि आप करते हैं, आप करती हैं तो कहती है समाज कल्याण, ये करते हैं तो कहती है कि रेवड़ी। क्योंकि हम साथ में बात करते हैं मुद्रा योजना की, जिसमें 69% केवल विमेन ने लिया है लोन। जब आप बात करते हैं पीएम आवास योजना की, तो ज्वाइंटली और इंडिपेंडेंटली 74% ओनर्स आज महिलाएं हैं। जब हम बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया की, स्टार्टअप इंडिया की, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स महिलाएं हैं। जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो हम केवल महिलाओं के सशक्तिकरण की बात नहीं करते, हम भारत को महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण की बात करते हैं। पीएम आवास योजना, इंदिरा आवास योजना आपने भी अनाउंस किया था, मालूम है ना? पीएम आवास योजना इस इंदिरा आवास योजना जो कांग्रेस लेकर आई थी। ठीक है। हाँ, लड़की बहन, वो जो लाडली बहन योजना शिवराज जी ने शुरू की, उसके बाद से सबने उसको, मैया योजना झारखंड में, लाड़की बहनों, आपने भी अनाउंस कर दिया था कि हम 2100 देंगे, अगर 3000 देंगे। महाविकास अघाड़ी ने अनाउंस किया था कि हम 3000 देंगे अगर सत्ता में है। ये क्या है? ये कह रही है कि रेवड़ी वर्सेस सामाजिक कल्याण। नहीं, अब कोई पक्ष ये नहीं कह सकता है, और खुद मोदी जी नहीं कह सकते ये रेवड़ी कल्चर है, क्योंकि मोदी जी को उसका बड़ा लाभ मिला है हर राज्य में। तो मैं बस यही कहूँगी कि अगर महिलाओं को ये महसूस हो रहा है, ये फीलिंग हो रही है कि टारगेटेड वेलफेयर स्कीम से वो अपना परिवार में उनको थोड़ा सशक्त हो रही हैं, मजबूती मिल रही है, आई डोंट थिंक वी शुड ग्रज इट। मुझे लगता है कि पर ये जो वीनिंग ऑफ होगा, जब आप एक बार महिलाओं को ये देने लग जाएं और फिर बंद करने की बात करने लग जाएं, तब वो दुखदाई होगा। मैं मानती हूँ हर महिला को, जैसे वो बता रही थी, प्रिया बता रही थी, कि हर महिला को ये जानना ज़रूरी है, हर 1500 जो आपके हाथ में आ रहा है, वो राज्य में 15,000 एटलीस्ट 15,000 का कर्ज आपके सर पे ला रहा है। और वो जब चुकाने की बारी आएगी, तो वही आम जनता, वही महिला, वही उसका परिवार ही पिसेगा। हाथ में पैसे देने पर 2-2 लाइन का रिमार्क आप दोनों से, क्योंकि अब सबको संसद पहुंचना है, मुझे लगता है। हमारे प्रश्न है बासुरी जी से, क्या भारतीय जनता पार्टी विदाउट फ्री बीस एक चुनाव लड़ सकती है? तो हम मानेंगे आपको कितना वुमेन सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हर चुनाव से पहले कोई न कोई स्कीम आता है, पैसे डिस्ट्रीब्यूट करके, क्योंकि महिलाएं बहुत मासूम होती है, उनको अपने हक अधिकार के बारे में नहीं पता है। 2 दिन पहले पैसे पहुंच जाते हैं तो उनका वोट आपके पास चला जाता है। तो हमारा ये है कि जैसे महाराष्ट्र में हम जानते हैं लाडली बहन के थ्रू बहुत सारे लोगों ने पैसे, आपका सवाल दमदार है, लेकिन महिलाओं को मासूम कह के पेट्रोनाइज मत कीजिए मेरे हिसाब से। इतना मैं पूछना चाहूंगी, लखपति दीदी में क्या फ्रीबी थी? 1 करोड़ लखपति दीदी का टारगेट मोदी सरकार अचीव कर चुकी है, बढ़ाकर 3 करोड़ का करा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात हो रही थी, महिलाओं के आर्थिक और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की यहाँ पर बात चल रही है, आप फ्रीबीज की बात कर रही हैं। जरा मुझे बता दीजिए, 2014-2019 दोनों में वेव आई है, तीसरी बार एनडीए अकेला गठबंधन है जिसको तीसरी बार इस देश ने मैंडेट दिया है 60 बरस में एक गवर्नेंस का मॉडल उसका देखकर कि यहाँ पर सशक्त एक सरकार बनाई जाए। शम्वी जी सिर्फ 2 लाइन जल्दी से। मेरे को लगता है कि इस पैनल में जो आर्थिक मजबूती महिलाओं को मिल रही है उसको ओवरलुक कर दिया जा रहा है, और ये लोग नहीं समझ पा रहे कि आर्थिक हालात एक बहुत मजबूत स्तंभ होते हैं किसी भी महिला के जीवन में, उसको फ्रीबीज करके ना बहुत छोटे स्तर पर गिरा दिया जा रहा है। और दूसरी चीज़, रंजीता जी ने बोला था कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो काम करें, तो इनकी महिला प्रधानमंत्री थी, और उसके बाद भी ये 33%, जैसा ये कह रही है कि ये हमने लाया था, तो उसके महिला प्रधानमंत्री होने के बावजूद ये लोग जो 33% आरक्षण है महिलाओं का आवाज़ मजबूत करने के, वो भी ये लोग नहीं कर पाए। तो ये जो हिपोक्रिटिकल स्टैंड इनका रहता है हर चीज़ पे, वो इन लोगों को नहीं लेना चाहिए और देश को नहीं भटकाना चाहिए। तालियों के साथ इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ताकतवर आवाज़ों के साथ शुरुआत हुई है, तो अंजाम एजेंडा का कैसा रहेगा आप जानते हैं। बहुत धन्यवाद।